नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 264 आईसी जो कि वीजी मॉडल के अंदर आती है और एक आती है जो टॉप 267 आईसी जहां 264 के अंदर भी आती है, 267 के अंदर भी आती है। ये हमारा ईजी मॉडल सॉरी। तो इन दो आईसी के बारे में बात करेंगे। दो आईसी के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जो इस आईसी की पिन डिटेल है वो सेम इसकी भी पिन डिटेल है, यानी दोनों की पिन डिटेल जो है सेम है, लेकिन जो सर्किट के अंदर लगने का फॉर्मेट है दोनों का अलग अलग है। मींस ये डिप टाइप के अंदर आती है, ये सिप के अंदर आती है। डिप मींस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ई डिप के अंदर आती है, ई डिप, और ये जो होती है ई सिप के अंदर आती है। ठीक है जी, ये दोनों मॉडल है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, दोनों की पिन डिटेल सेम है। क्योंकि मैं फिलहाल जो ई डिप के बारे में बात करूंगा तो इसकी जो वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल है सेम जो हमारी टॉप 267 आईसी इजी मॉडल होती है। तो टॉप 267 के अंदर यानी 264 के अंदर भी ये मॉडल आता है ईजी, और जो ये टोटल जो मॉडल होंगे इनका अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होंगे वो पूरी डिटेल हम बात करेंगे, तो उसके अंदर ये दोनों मॉडल आ जाएंगे। तो वीजी मॉडल जो आपके सामने ये वीजी मॉडल है, टॉप 264 वीजी मॉडल है, और टॉप 267 ईजी मॉडल होता है, यानी जो कि ई सिप के अंदर आता है, ई सिप, और ये ई डिप के अंदर आता है। तो ई डिप और ई सिप क्यों बोला जाता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये जो जिसके दोनों तरफ पिन लगी होती है आईसी के वो डिप टाइप के अंदर आती है, लेकिन ये छोटी आईसी होती है। जो हमारी जो एनालॉग डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर भी लगती है, लेकिन ये छोटी आईसी होती है और इसीलिए इसको ई सिप के नाम से मेंशन किया जाता है। और ये जो आईसी है ये एक स्टैंडिंग आईसी होती है, सिप टाइप आईसी होती है। मींस इसके एक साइड पिन होती है और डायरेक्ट ये हीट सिंक के साथ लगाई जाती है और इसके साथ एल लगा के इसको हीट सिंक के साथ पेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ जिस जगह पे वाटेज कैपेसिटी कम है, कोई भी सप्लाई सेक्शन के अंदर जिसके अंदर भी वाटेज कैपेसिटी कम है उसके अंदर इसको विदाउट हीट सिंक भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो आईसी होती है ये ई सिप पैकेज के अंदर आती है, क्योंकि ये साइज में छोटी होती है और एक साइड इसकी पिन होती है। तो ये दोनों जो आईसी है हमारी जो अडाप्टर्स हैं, जो पावर सप्लाई जितनी भी है, पावर स्विचिंग पावर सप्लाई है, उसके अंदर इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो इन दोनों आईसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो ई डिप आईसी है बेसिकली इसका आज मोटिव यही था, क्योंकि इसके लिए मुझे कमेंट आया था। तो जो कमेंट करने वाले थे हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है राजेश। एक मिनट जी, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग कर दूं। तो इनका नाम यहाँ पे ये देख सकते हैं, राजशेखर जी। तो राजशेखर जी हैं, ये इनका यूट्यूब अकाउंट नंबर है, राजशेखर जी हैं। इन्होंने कमेंट किया था कि टॉप 264 वीजी के वर्किंग के बारे में बताइए। तो राजशेखर जी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉप 264 आईसी के बारे में रहेगा, जो कि वीजी मॉडल होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो ई सिप के अंदर भी आती है एक आईसी जिसकी पिन जो डाटा शीट और पिन दोनों सेम होगी दोनों आईसीओ की, लेकिन जो सर्किट के अंदर लगाने के लिए फिजिकल जो है इसका मैकेनिज्म जिसे बोल सकते हैं, या फिजिकल इसको लगाने के लिए दोनों का डिफरेंट है। क्योंकि ये जो वीजी मॉडल होता है ये ई डिप के अंदर आता है, और जो ईजी मॉडल होता है वो हमारा सिप टाइप के अंदर आता है, ई सिप के अंदर आता है। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक आईसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो दूसरे के बारे में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि उसकी पिन डिटेल बिल्कुल सेम है। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे टॉप 264 वीजी मॉडल आईसी के बारे में। और एक कमेंट हमारा आया हुआ यहाँ से, ये देख सकते हैं। तो इन्होंने भी, सर ने भी कमेंट किया है कि सर जो आपका जो वीडियो पहले था LM358 उसका नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो भी इसी वीक के अंदर आ जाएगा। तो एक जो है हमारे यहाँ पे इन्होंने भी कमेंट किया कि सर ये जो सीआरटी की जो टीवी पुराने टीवी होते थे उसके अंदर जो सीआरटी के अंदर ईएसटी लगे होते हैं, ट्रांसफर ईएसटी ट्रांसफर लगा होता है जो कि हाई वोल्ट के लिए काम में लिया जाता है। तो उसके साथ हम एक झटका मशीन जिससे हम बूस्ट मशीन भी बोलते हैं, तो झटका मशीन बना सकते हैं या नहीं, उसके ऊपर भी मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो उसकी भी नेक्स्ट वीडियो मैं डाल दूंगा, उसके अंदर भी कौन कौन से कंपोनेंट लगा के एक आप झटका मशीन तैयार कर सकते हैं एज ए सेफ्टी फीचर के साथ, ताकि किसी को नुकसान भी ना हो और उसको झटका भी महसूस हो। तो उसके ऊपर भी वीडियो ये जरूर बनाई जाएगी। तो
तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टॉप 264 वीजी आईसी के बारे में। तो ये ई डिप के मॉडल में आती है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, पिन डिटेल क्या होगी और इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन से होंगे, इसकी वाटेज कैपेसिटी कौन सी होगी और सर्किट के अंदर इसको किस तरह लगाया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं, टॉप 264 वीजी मॉडल आईसी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये है हमारा टॉप 264 वीजी मॉडल, इसके ऊपर मेंशन भी किया जाता है। और एक होता है टॉप 267 इजी मॉडल, ठीक है जी। तो ये ई सिप के अंदर है, ये ई डिप के अंदर है। तो आईसी के ऊपर मेंशन किया जाता है, ये पूरी हीट सिंक लगी हुई आईसी की। तो आईसी के ऊपर, इस आईसी के ऊपर ऊपर की साइड आप हीट सिंक लगा सकते हैं, इसके अंदर प्रोविजन होती है, क्योंकि इसके अंदर ये आईसी ओवरहीट होती है जब भी ये वर्किंग करती है, तो इसके ऊपर आप हीट सिंक भी लगा सकते हो। लेकिन अगर कम वाटेज कैपेसिटी का सर्किट आप यूज कर रहे हो तो विदाउट हीट सिंक भी ये आईसी काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर शटडाउन सिस्टम यानी जो है ओवरहीट शटडाउन सिस्टम इंटरनल इस आईसी के अंदर बना होता है। तो ये है हमारी आईसी और इनका हार्डवेयर। ये आप हार्डवेयर देख सकते हैं किस तरह, जो ई डिप का हार्डवेयर होगा वो किस तरह होगा। एक तरफ ये टोटल 10 पिन के अंदर काउंट की जाती है, लेकिन एक पे साइड इसकी 5 पिन ये देख सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 5 और 6 एक साइड है और 6 एक साइड है। ये टोटल 12 पिन की आईसी है, लेकिन काउंटिंग के हिसाब से 11 पिन के अंदर काउंट की जाएगी। और ये जो आईसी है टोटल ये होती है 7 पिन की, डाटा शीट के हिसाब से 7 पिन की होती है। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर यहाँ पे पिन नहीं होती, ये 7 नंबर। डाटा शीट की अगर बात करेंगे तो ये 7 पिन के अंदर काउंट होगी, लेकिन फिजिकल देखेंगे तो ये 6 पिन की आईसी होती है। इसी तरह से इसका जो डाटा मिलेगा हमें वो 12 पिन का ही डाटा मिलेगा। अगर आप कभी भी सर्च करो कि अगर आपके पास ये आईसी है तो अगर आप इसका डाटा सर्च करना चाहते हो तो इसकी पिन नंबर 12 लिख के ही सर्च कीजिए। अगर 11 पिन लिखोगे तो ये आपको डाटा प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर जब भी आप डाटा शीट इसकी चेक करो तो 12 पिन की डाटा शीट चेक कीजिए, क्योंकि ये फिजिकल तौर पर ये आईसी जो होती है ये 11 पिन की होती है, लेकिन डाटा शीट के हिसाब से ये 12 पिन की आईसी काउंट की जाती है। तो ये 2 आईसी है। इसकी जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी के ऊपर रहेगा, तो इसके साथ साथ इसकी पिन डिटेल मैं करवाता जाऊंगा आपको, सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में बात करेंगे कि ये जो आईसी है इसकी पिन डिटेल कौन सी होगी, कौन कौन सी पिन होगी, पिन नंबर 1 कौन सी होगी और पिन नंबर लास्ट कौन सी है, कौन कौन सी पिन है, कौन कौन सा काम करती है उसके बारे में। तो सबसे पहले पिन नंबर 1 पहचानने के लिए ये यहाँ पर एक तीर का निशान दिया गया है, तो इसकी ये पिन नंबर 1 होती है। और इस आईसी के ऊपर जहां पे ये डॉट लगाया जाता है बड़ा, उसकी पिन नंबर यहां से शुरू होती है, पिन नंबर 1, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे इसकी पिन डिटेल के बारे में। तो पिन डिटेल के बारे में बात करेंगे तो इसकी पिन डिटेल देख सकते हैं दोनों की। तो ये आईसी की पिन डिटेल है, ये आपके सामने, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको डॉट बताया था, और इस साइड ये पिन यहाँ पे 6 नंबर मेंशन नहीं की जाती, लेकिन 6 नंबर के बाद जस्ट 7 नंबर पिन आती है, तो मीन्स ये 7 पिन का डाटा शीट ही काम करेगा। सेम इसकी पिन डिटेल है, यहाँ पे ये पिन नंबर 1 देख सकते हैं, V की पिन है, पिन नंबर 2 X की, पिन नंबर 3 C की, पिन नंबर 4 F और पिन नंबर 5 S और पिन नंबर 7 जो है वो D की पिन है। तो इसी के अंदर भी सेम पिन डिटेल है। यहाँ पे पिन नंबर 7 से लेकर और पिन नंबर 12 तक ये सभी के सभी पिन S की पिन होती है। तो उसके बाद जो है पिन नंबर 5 यहाँ पे NC है, नो कनेक्शन, इसको यूज में नहीं लिया जाता। पिन नंबर जो 6 है इसकी D की पिन है, पिन नंबर 4 F, पिन नंबर 3 C, पिन नंबर 2 X, पिन नंबर 1 V की पिन होती है। तो ये है इसकी पिन डिटेल। अब इसका थोड़ा सा डीपली पिन डिटेल करेंगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ इसकी पिन डिटेल को, ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए, आपको पता लग सके कि कौन कौन सी इसकी पिन डिटेल होती है, किस तरह ये काम करती है। तो ये देख सकते हैं पिन डिटेल इसकी। तो सबसे पहले जो जिसे हम डी की पिन बोलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे डी की पिन मीन्स होता है ड्रेन की पिन। तो ड्रेन की पिन इसको क्यों बोला जाता है, डी की पिन या ड्रेन की पिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऑफलाइन स्विचर आईसी होती है जिसके इंटरनल तौर पे ही एक मॉसफेट लगाया जाता है। तो मॉसफेट की बेसिकली 3 पिन होती है, जो कि एक हमारा होता है गेट, दूसरा होता है ड्रेन और एक होता है सोर्स। ये 3 पिन होती है, लेकिन इस आईसी के अंदर यहाँ पे पूरी डिटेल के अंदर जी का मेंशन नहीं किया गया गेट का। तो इससे आप समझ जाएंगे
कि जो इसका गेट फंक्शन है वो आईसी के इंटरनल हिस्से के साथ मिलकर काम करता है। यानी गेट के ऊपर जो ट्रिगर जाएगा, जो उसके ऊपर वोल्टेज जाएंगे, वो आईसी इंटरनल तौर पे ही देगी उस गेट के ऊपर, और डी और पिन बाहर रखी गई है ताकि इससे हम इनपुट और आउटपुट ले सकें स्विचिंग के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये ड्रेन डी की पिन मेंशन की है, मींस ड्रेन। तो जो इंटरनल ट्रांजिस्टर का ड्रेन पॉइंट होता है वो पिन नंबर 7 के साथ जुड़ा गया है, ये ड्रेन पिन। ठीक है जी। और उसके बाद पिन होती है सी की पिन, ये देख सकते हैं यहाँ पे सी की पिन भी मेंशन की गई है। सी की पिन जो होती है वो होती है इसकी कंट्रोलिंग की पिन। ठीक है जी। तो कंट्रोलिंग पिन क्या होता है कि जैसे हमारा कोई फीडबैक है उसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक एरर एम्पलीफायर सिस्टम लगाया जाता है, जो कि एरर को एक्सेस करके आगे आईसी को यानी सिग्नल दे सके कि अब सर्किट को ऑन रखना है या ऑफ रखना है। उसकी कंडीशन के लिए पिन नंबर सी का प्रयोग किया जाता है, जो पिन नंबर 3 होते हैं, जिसे हम कंट्रोलिंग की पिन बोलते हैं या सी की पिन बोलते हैं। और उसके बाद होती है ये हमारी एक्स की पिन, ये देख सकते हैं एक्स। तो एक्स पिन नंबर 2 है, यहाँ पे एक्स मेंशन किया गया। एक्स मीन होता है एक्सटर्नल जो करंट लिमिट सिस्टम होता है उसके लिए काम करता है। जैसे ही आईसी वर्किंग करेगी, इसके अंदर इंटरनल जो मॉसफेट लगाया गया है उसका कितना करंट पास आउट होता है, क्या उसकी लिमिट है, किस तरह वो पास आउट कर रहा है, तो उसको ऑन और ऑफ रखने के लिए एक्स पिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि करंट लिमिट होती है, यानी करंट को एक्सेस करने के लिए इसी पिन का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आती है वी की पिन, ये देख सकते हैं वी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये वी लिखा हुआ है पिन नंबर 1 के ऊपर। तो वी होता है वोल्ट मॉनिटरिंग पिन। तो वोल्ट मॉनिटरिंग पिन का काम क्या होता है कि जो हमारी इनपुट लाइन आ रही है, मींस जो मेन इनपुट आ रही है या फीडबैक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, जो इनपुट का हमारे पास जो मेन एसी तो है उसका जो इनपुट आ रहा है, जैसे उसके अंदर वोल्ट कौन सी है, क्या क्या ये चेक करती है, जो कि वी पिन है, इसके ऊपर ओवर वोल्ट की अगर कोई वोल्ट ज्यादा आ जाए, जो इसकी कैपेसिटी है इससे ज्यादा आ जाए, तो उसको सेंस करने के लिए अंडर वोल्ट, अगर वो वोल्ट नॉर्मल कंडीशन में है तो उसके लिए भी इसके अंदर इंटरनल सेक्शन बनाया गया है। और लाइन फीड और फॉरवर्ड विद डीसी इसके अंदर लगाया गया है, सेक्शन बनाया गया प्रोटेक्शन के लिए। और इसके साथ एक बनाया गया ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन भी इसी वोल्टेज के साथ मिलके, यानी इसी पिन के ऊपर हम सप्लाई देंगे वो मेन इनपुट की, तभी ये 3-4 फंक्शन जो होंगे इसका इंटरनल जो काम करेंगे प्रोटेक्शन लाइन के लिए, जो कि इनपुट सप्लाई होती है मेन। ठीक है जी, जो ब्रिज डाइट से आती है। तो एक होती है इसकी एफ की पिन, ये रहेगी हमारी एफ की पिन। एफ की पिन मीन्स ये फ्रिक्वेंसी की पिन होती है। इसके अंदर 66 से 132 मेगाहर्ट्ज की, जो किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है, वो सोर्स किस तरह स्विचिंग करके आगे फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, उसकी कंट्रोलिंग करने के लिए फ्रिक्वेंसी पिन का प्रयोग किया जाता है। तो वो भी आगे सर्किट के अंदर मैं बता दूंगा कि इसको फ्रिक्वेंसी को फिक्स करने के लिए क्या कुछ लगाया जाता है, वो आगे जो इसका सर्किट होगा उसके बारे में उसके अंदर देखेंगे। ठीक है जी। तो ये होती है फ्रिक्वेंसी पिन, जो कि ये स्विचिंग टाइम में जनरेट करती है। और उसके बाद रह जाती है पिन नंबर 5, जो कि होती है एस की पिन। एस मीन होती है सोर्स की पिन, यानी जो मॉसफेट इंटरनल लगा उसकी ड्रेन की पिन तो मैंने आपको बता दिया पिन नंबर 7 है, और जो सोर्स की पिन है वो है पिन नंबर 5। तो मॉसफेट का जो सोर्स पॉइंट है वो आईसी की पिन नंबर 5 के साथ जोड़ा जाता है, जो कि सोर्स की पिन होती है। और पिन नंबर जो है ये एनसी नो कनेक्शन, इसको यूज में नहीं लिया जाता, बेसिकली ये फ्लोटिंग वोल्ट के लिए होती है, पर फिलहाल इसके अंदर यूज नहीं किया जाता। तो इसकी पिन डिटेल और इसकी पिन डिटेल ये दोनों सेम है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, दोनों की सेम है। ठीक है जी। तो ये तो होगी इसकी पिन डिटेल के बारे में। अब थोड़ा सा फीचर चलेंगे, इसके इंटरनल हिस्से में कौन कौन सा सेक्शन लगाया गया है, क्या कुछ इसके अंदर सर्किट के अंदर लगाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर ये देख, तो बेसिकली जो ये पूरी प्रोसेस मैं करवा रहा हूँ, ये टॉप 264 से लेकर टॉप 271 तक की जितनी भी आईसी होगी उसके अंदर सभी के अंदर ये डाटा काम करेगा और पिन डिटेल काम करेगी। सेम सर्किट, सेम वर्किंग, सेम टेस्टिंग है इनकी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसे मैंने ऑफलाइन स्विचर आईसी क्यों बोला था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑफलाइन स्विचर कैटेगरी के अंदर आती है, यानी ये सप्लाई को कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा सिग्नल देने की जरूरत नहीं होती। जब भी इसको सप्लाई मिलेगी ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगी, ऑन होने के बाद ये वर्किंग शुरू करेगी। पूरा फीडबैक जब इसके ऊपर एक सर्कल पूरा हो जाएगा, अगर ये पूरा सर्कल के हिसाब से काम करके ओके कर देगी, उसके बाद ये रेगुलर आईसी काम करेगी। तो इसके अंदर एक स्विच लगा होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको ऑफलाइन स्विच क्यों बोला जाता है। ठीक है जी। तो ये
जितना फंक्शन मैं करवा रहा हूँ ये टॉप 264 से लेकर तो 271 तक काम करेगा। तो अब इसके अंदर देख सकते हैं थोड़ा सा इसके अंदर क्या कुछ है। बेसिकली थोड़ा सा जो इसकी फीचर के बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा इसके अंदर कितने कितने वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं हम, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली 230 से लेकर 265 तक की ये आईसी काम कर सकती है। बेसिकली 220 वोल्ट 230 वोल्ट हो तो भी काम करेगी। लास्ट हाईएस्ट जो रहेंगे वो 265 तक की आईसी चली जा यानी वोल्ट इनपुट एक्सेस कर सकती है, इतने तक ये चल सकती है। और 132 किलो हर्ट्ज की ये फ्रिक्वेंसी के साथ काम करती है। और इसके अंदर जो बेसिकली जो मॉसफेट इंटरनल तौर पे लगाया गया है वो 725 तक वोल्टेज पास आउट कर सकता है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया, ये देख सकते हैं कि 725 तक ये वोल्ट पास आउट कर सकते हैं एसएम ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसके अंदर जो ऑटो रीस्टार्ट है और इसके अंदर जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो कौन कौन से लगे हुए हैं इसके अंदर जो फीचर है इसके, वो एक तो है नंबर 1 SCP। यानी SCP क्या होता है? शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। यानी इस आईसी के अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी बनी हुई है कि किसी कारण अगर आउटपुट के अंदर कोई शॉर्टिंग हो जाए तो ये आईसी जो है ऑटोमेटिकली वोल्ट को ऑफ कर देती है। इंटरनल जो इसके अंदर मॉसफेट लगाया गया है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जिससे सर्किट पूरा पूरा ऑफ हो जाएगा। नंबर 1। नंबर दूसरा है इसके अंदर ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन मीन कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, मान के चलिए कि ये 2 एम्पेयर के लिए बनी है या 10 एम्पेयर के लिए बनी है या 5 एम्पेयर के लिए बनी है, अगर उससे एम्पेयर कैपेसिटी बढ़ती है तो ये आईसी ऑटोमेटिकली उस सर्किट को ऑफ कर देगी जो कि आउटपुट में लगा होगा। ठीक है जी, जब तक वो उसकी लिमिट में रहेगा जितनी वो आईसी को करंट के लिए सेट किया गया। फॉर एग्जांपल 2 एम्पेयर के लिए सेट किया गया, अगर आप 2 एम्पेयर का कोई भी सर्किट लगाओगे तो आसानी से चल जाएगा। अगर उससे ज्यादा का सर्किट लगाते हो ये ओसीपी काम करता है उस वक्त, जिसे बोलते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक है जी, तो उस समय ये आईसी ब्लिंक करने लग जाएगी जो ऑन और ऑफ होगी बार बार कि इसके अंदर ओवर करंट की यानी प्रोटेक्शन काम कर रही होगी, मींस आउटपुट में ओवर प्रोटेक्शन है। और उसके बाद OPP यानी आउटपुट ओवर वोल्ट ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये है OPP यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए कि अगर इसकी लिमिट से ज्यादा इसके ऊपर आप लोड डालोगे तो ये आईसी उस समय OPP इसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ वो काम करेगा ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए कि इसके अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन आ गई है। मींस प्रोटेक्शन के काफी इसके अंदर फीचर है इस आईसी के अंदर। एक है OVP यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है जी, तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है कि जितने वोल्ट की ये रिक्वायरमेंट की गई है अगर उससे ज्यादा वोल्ट एक्सेस करें आगे या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस समय ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन काम करती है कि इसके ऊपर ओवर वोल्ट हो चुके हैं तो ये ऐसी ऑटोमेटिकली शट डाउन कर जाती है, जिससे हमारा आउटपुट के अंदर लगा हुआ कोई भी सर्किट है वो सेफ रहता है। तो इस आईसी के अंदर प्रोटेक्शन के मामले में बहुत से लगे हैं। तो ये जितने प्रोटेक्शन है ये हमारी आउटपुट की प्रोटेक्शन थी। अब बात करेंगे मेन लाइन की जो प्रोटेक्शन है, जो इनपुट हम इसको सप्लाई दे रही है उसकी भी ये इंटरनल तौर पर प्रोटेक्शन लगाई गई है। नंबर तो है लाइन अंडर वोल्ट, एक तो प्रोटेक्शन है इसके अंदर अंडर वोल्ट सिस्टम। यानी जब भी इसके अंदर जितने वोल्ट की इसको फिक्स किया गया 230 से लेकर 265 तक, तो इससे ज्यादा जब भी वोल्ट आते हैं तब भी ऐसी काम करना बंद कर देती है। ठीक है जी, और एक है ओवर वोल्ट। लाइन के अंदर ओवर वोल्ट अगर आ जाए तो भी ये प्रोटेक्शन काम करती है। अंडर वोल्ट जब तक रहेंगे तब भी ये काम करेगी, अगर इससे ज्यादा वोल्ट आ जाएंगे तो ये ओवर वोल्ट के अंदर फिट हो जाएंगे। यानी ओवर वोल्ट का जो इसके अंदर लगा हुआ है वो काम कर रहा है, जिसे आईसी जो इसके अंदर शटडाउन सिस्टम बना हुआ उसको शटडाउन का सिग्नल देगी, जिससे आईसी ये पूरी पूरी ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, तो OTP भी इसके अंदर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। OTP का मेन फंक्शन ये होता है कि ये है ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। मींस जब ये ऐसी काम कर रही है किसी कारण अगर आउटपुट के अंदर लोड ज्यादा लगा हुआ है या कोई शॉर्टिंग है तो ये आईसी जैसे जैसे वर्किंग करती जाती है कुछ घंटों के लिए तो आईसी ओवरहीट हो जाती है। तो ओवरहीट को जा तो आप हीट सिंक लगाएंगे इसके ऊपर, अगर हीट सिंक की प्रोविजन नहीं लगाई गई है तो जब भी ये आईसी ओवरहीट होगी तो ये आईसी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो कई कंडीशन में ये रहता है कि कईयों के पास ये प्रॉब्लम भी आती है कि सर 3-4 घंटे ऐसी चलती है उसके बाद ये बंद हो जाती है। तो बंद होने का कारण ये है कि इसके अंदर जो OTP सिस्टम लगा है यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन जो इसके अंदर लगी है वो काम करे, मीन्स ये आईसी ओवरहीट हो रही है। अगर आप इसके ऊपर हीट सिंक इसके ऊपर लगा के फिर इसको इस्तेमाल करेंगे तब ये प्रॉब्लम
नहीं आएगी। तो ये है OTP इसके अंदर जो इंटरनल तौर पे बना होता है। ठीक है जी। तो मैंने पैकेज भी बता दिया, वोल्टेज भी बता दी, इसके जो इंटरनल फीचर है उसके बारे में डिस्कस किया है। अब थोड़े से और इसके फीचर कौन कौन से है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और जो इसकी वाटेज कैपेसिटी कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंदर जो इंटरनल के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, किस तरह काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंटरनल जो कंपैरेटर है सॉफ्ट स्टार्ट के लिए सबसे पहले होता है जो कंट्रोलिंग पिन से जनरेट होता है, ये हमारी कंट्रोलिंग पिन है जिसे C की पिन बोलते हैं। इसके साथ जो होता है ये सॉफ्ट स्टार्ट किस तरह होती है, इसके अंदर एवरेज लगाई गई है कि 4.8 वोल्ट से लेकर 5.8 वोल्ट की सप्लाई से अबव आएगी तभी ये सिस्टम काम करेगा। जैसे इसे कम होता है वोल्टेज यानी 4.8 से लेकर 5.8 तक की, तब ये सिस्टम को शट डाउन और ऑन और ऑफ करेगी। तो ये लिमिट लगाएगी इसके ऊपर 4.8 वोल्ट और 5.8 वोल्ट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है जी। तो इंटरनल कंपैरेटर एक लगाया गया जो कि वोल्ट को कंपेयर करता है कि अब कंट्रोलिंग पिन के ऊपर वोल्ट कितने हैं, ज्यादा है कि कम है। इसकी लिमिट जो बनाई गई है 4.8 से लेके 5.8 वोल्ट होते हैं इंटरनल। इससे ज्यादा अगर वोल्ट जाएंगे तभी ये सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम काम कर देगा। ठीक है जी। अगर इससे कम रहेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी। और इसके अंदर और कौन कौन सी है ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच लगाया गया है जो कि ड्रेन पिन से होता है, जो कि डायरेक्ट ऑन और ऑफ के लिए काम करता है, जिसे हम सॉफ्ट स्टार्ट बोलते हैं। जो फर्स्ट टाइम ऑन होता है जब ये पूरा प्रोसेस यानी आउटपुट के ऊपर वोल्ट आके फीडबैक आके पूरा इस आईसी को कुछ नैनो सेकंड में प्राप्त हो जाते हैं, तब आईसी इसको क्लैरिफाई करती है कि आउटपुट के अंदर ओके है, कोई सर्किट शॉर्ट नहीं है, तब ये रेगुलेट वोल्ट स्टार्ट कर देती है। ठीक है जी। और इसके अंदर ये देखते हैं करंट लिमिट सेक्शन के लिए ये हमारी पिन बनाई गई है इंटरनल तौर पे, जो कि स्टॉप के लिए काम करती है। अगर किसी कारण इसके अंदर जो ओवरवोल्ट ओवर किसी फंक्शन के अंदर अगर ओवरवोल्ट हो रहे हैं, अगर इसके अंदर जहाँ ओवर जो करंट है वो लिमिट से ज़्यादा जनरेट कर रहा है तो कोई कारण, तो उसको ऑफ करने के लिए ये स्टॉप लॉजिक सिस्टम लगाया जाता है जो कि इसी को सेंस करके आगे ऑन और ऑफ का काम करता है। ठीक है जी। और अब है वोल्टेज मॉनिटर, ये है यहाँ पे V की पिन वोल्टेज मॉनिटर, जिसके अंदर जो इनपुट सप्लाई उसके अंदर जितने भी है यानी लाइन सेंस हो गया, OTP हो गया, अंडर वोल्ट हो गया, ओवर वोल्ट हो गया, ठीक है, ये सभी के लिए काम करती है। तो ये 1 वोल्ट तक रहता है, 1 वोल्ट से अबव जाने के बाद ये एक्सेस करना शुरू कर देता है। तो ठीक है, ये भी स्टॉप के लिए काम करता है, यानी आईसी को स्टॉप करने के लिए ये करंट सिस्टम और सेक्शन भी काम करता है, जिसे कि करंट लिमिट सिस्टम है। ओवर मॉनिटर जो कि V की पिन होती है वोल्टेज मॉनिटर की, वो भी काम करती है इसके साथ। ठीक है जी। तो अब है ये फ्रिक्वेंसी पिन। फ्रिक्वेंसी आपको मालूम है कि जो इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर ऑसिलेटर सिस्टम लगा हुआ उसके साथ ये इंटरनल आईसी की पिन जोड़ी जाती है ताकि फ्रिक्वेंसी जनरेट किया जा सके, कम और ज़्यादा वो किसी हिसाब से होगी, वो डिपेंड करता है कि सर्किट आपने किस तरह डिज़ाइन किया गया, कौन सी आईसी लगाई गई है इसके अंदर, और उसी के हिसाब से ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है। फ्रिक्वेंसी की 132 रेंज है इसकी, तो उसी हिसाब से ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करके यहाँ पे उसी हिसाब से ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगी। और ये हमारा ड्राइवर सेक्शन है और ये है हमारा गेट ड्राइवर जो कि आगे मॉसफेट को ऑपरेट करवाता है। ठीक है जी। तो ये सारा सेक्शन मिलके ही इस मॉसफेट को ऑन करते हैं जो कि इंटरनल आईसी के अंदर लगाया जाता है। ठीक है जी। और ये हमारी सोर्स की पिन है जो कि डायरेक्ट ग्राउंड की जाती है। ये डी की पिन होती है मेन ड्रेन की, तो क्योंकि इसके अंदर ये मॉसफेट जो लगाया गया है ये इसकी ड्रेन की पिन है, ये सोर्स की पिन है और ये गेट की पिन है। तो गेट जो इसका ऑपरेट होता है वो गेट ड्राइवर सिस्टम इसके अंदर बनाया गया है, उसके साथ ही ये अटैच होके काम में लिया जाता है। तो ये है आईसी का कुछ इंटरनल हिस्सा। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका सर्किट कि इसके अंदर और कौन कौन से फीचर है और इसकी वाटेज कैपेसिटी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कभी भी आईसी यूज करो, मान के चलो आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे 264 IVGA, तो ये मैक्सिमम जो वाटेज कैपेसिटी आईसी है ये अडाप्टर के रूप में यूज करें आप तो 21 वाट की होती है ये, जिसके अंदर 220 वोल्ट की अगर है तो 21 वाट है। अगर 85 से लेकर 265 तक का वेरिएबल लेता है तो 12 वाट से लेकर 22 वाट तक ये काम कर सकती है। ठीक है जी। तो बेसिकली जो इंडिया के अंदर जो हमारे सप्लाई रहती है वो 230 और 220 के करीब करीब होती है। तो इसी ने हाईएस्ट 230 दिए हैं कि अगर 230 वोल्ट है लास्ट तो उसकी वाटेज कैपेसिटी क्या रहेगी। ठीक है जी। तो ये वाटेज कैपेसिटी है। ठीक है।
तो 264 जो है उसकी वाटेज कैपेसिटी 21 वाट का है, 265 जो है 22.5 वाट का है, 266 जो है 24 वाट, 267 27.5 वाट, 268 जो है 30 वाट, 269 जो है 32 वाट और 270 जो है 34 वाट और 271 जो है 36 वाट। तो लास्ट ये 21 से लेकर 36 वाट तक की हमारे पास सप्लाई होती है, सॉरी आईसी होती है, जो कि हम एक सर्किट के अंदर यूज कर सकते हैं। आप ये एक अल्टरनेटिव नंबर भी मान सकते हैं इसको, कि ये एक तरह की अल्टरनेटिव नंबर भी है। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है, जब भी आप आईसी चेंज करो तो उसकी वाटेज कैपेसिटी जरूर चेक कर लेना कि उसकी वाटेज कैपेसिटी कितनी है। अगर आपने हाई वाटेज, फॉर एग्जांपल आईसी पहले उसके अंदर लगी हुई थी 271 आईसी जो कि 36 वाट का था, लेकिन अब आपने वहां पे यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल 265 यूज कर लिया या 264 जो फर्स्ट है, ये टॉप 264 आईसी जो वीजीए, ये आप उस जगह पे यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस पर अब 36 वाट का लोड नहीं चला सकते, आप हाईएस्ट उसके ऊपर 21 वाट तक का लोड एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटेज कैपेसिटी का आपको ध्यान रखना है। और जो ये नंबर है सभी अल्टरनेटिव नंबर है, एक दूसरे आईसी की जगह पे आप लगा के इसको चला सकते हैं, लेकिन वाटेज कैपेसिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उतनी ही वाटेज कैपेसिटी को आप इस्तेमाल कीजिए जितनी की आपकी आईसी है। ठीक है जी। और ये देखिए आप, ये है ये थी हमारी जो कि पीसीबी के अंदर अगर आप विदाउट हीट सिंक यूज कर रहे हो, अगर आप हीट सिंक के साथ यूज कर रहे हो जो इजी और वीजी मॉडल है, यानी इजी जो मॉडल होता है उसका यूज कर रहे हो, तो उसकी वाटेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ये 30 वाट, ये 40, 60, 85, 105, 128, 147 और 177 वाट। यानी जो टॉप इजी मॉडल है अगर विद हीट सिंक के साथ यूज करते हो आप तो सॉरी, तो आप 177 से लेकर 264 वाट तक आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन वो तब होगी जब आप इसको हीट सिंक के साथ यूज करेंगे। विदाउट हीट सिंक का ये था फॉर्मेट, और ये विदाउट हीट सिंक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये विद हीट सिंक के साथ। ठीक है जी। अगर हीट सिंक का इस्तेमाल करके आप यूज करते हो तो वाटेज कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का आईसी की वाटेज कैपेसिटी, और ये है हमारे ईएन जो मॉडल आता है, इजी मॉडल, उसके अल्टरनेटिव नंबर भी हैं और उनकी वाटेज कैपेसिटी भी। ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात करेंगे हमारा जो इसका सर्किट है वो किस तरह काम करता है उसके बारे में। तो बेसिकली ये है हमारे पास जो आईसी जिसके अंदर वीजी या इजी मॉडल कोई भी लगा लो, क्योंकि पेन डिटेल के हिसाब से दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर वीजी और इजी मॉडल दोनों सेम है, जो कि 264 से लेके 271 तक का डाटा है, ये बिल्कुल सेम है। तो अब बात करेंगे इसके अंदर किस तरह सप्लाई दी गई है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसके अंदर, जो मैंने बताई थी। सबसे पहले हम सोर्स की पिन लेते हैं, इसको तो ग्राउंड किया जाता है, ये ग्राउंड। तो ये ग्राउंड डायरेक्ट कहाँ से जनरेट होता है, हमारे ब्रिज पैकेज डायोड से, यहाँ से ये ग्राउंड की पिन है। ठीक है जी, जो कि सोर्स है। और ड्रेन पिन को डायरेक्ट जोड़ा जाता है एसएम ट्रांसफार्मर के साथ, जो फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं या एसएम ट्रांसफार्मर, जिसे हम स्विचिंग जनरेट करके आगे वोल्ट जनरेट करवाएंगे आउटपुट के लिए। तो ये एसएम ट्रांसफार्मर के साथ ये तो होगी सोर्स पिन ग्राउंड, और ये होगी ड्रेन पिन हमारी पिन नंबर 1 के साथ जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके साथ जुड़ी जाती है। और अब बात करते हैं ये एक्सटर्नल, जो कि एक करंट लिमिट की जो पिन होती है उसको एक 11 किलो ओम के रजिस्टर लगा के ग्राउंड किया जाता है, और डायरेक्ट मेन जो पॉजिटिव सप्लाई होती है उससे हमने ये 2 रजिस्टर लगा के इसको एक्स पिन को देगी। तो ये फिक्स वोल्ट दिए गए हैं ताकि एक करंट को एक्सेस कर सके। और उसके बाद है ये एफ की पिन, फ्रीक्वेंसी की पिन, इसको डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है। और वी की पिन है, ये वोल्टेज इनपुट की पिन होती है, यानी ये वोल्ट को एक्सेस करती है, आउटपुट के वोल्ट को भी, यानी डीसी के भी और एसी के भी। तो एसी के लिए क्या करती है, ये इसके ऊपर देख सकते हैं, इस वी पिन के ऊपर यहाँ से ये 2 रजिस्टर लगाई गया 5.1 यानी 5.1 मेगा ओम की रजिस्टर, और ये दूसरी भी सेम 5.1 मेगा ओम की, यानी 2 रजिस्टर मेगा ओम के अंदर लगाकर इस पिन के ऊपर दी जाती है, जो कि हमारी वी की पिन होती है। और इसको फीडबैक और कंट्रोल करने के लिए देख सकते हैं यहाँ से एक 191 किलो ओम के रजिस्टर लगाई गई है, जो कि 1% है, और एक डायोड लगाया गया है यहाँ पे, जो कि यहाँ से वोल्ट ये कंट्रोल करेगा, जो हमारा ट्रांजिस्टर लगाया गया है 4403। ठीक है जी। तो ये इसका इनपुट यानी मेन का और जो डीसी का दोनों का वोल्टेज को एक्सेस करती है।
ठीक है जी। तो ये दोनों के लिए लगाई जाती है। और पिन नंबर जो सी है ये कंट्रोलिंग की पिन होती है। कंट्रोलिंग पिन डायरेक्ट हमारी ऑप्टो कपलर आईसी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगाया गया और ये यहाँ पे ऑप्टो कपलर आईसी लगाएगी। तो ऑप्टो कपलर का ये 1 नंबर हिस्सा है, ये 2 नंबर हिस्सा है, ठीक है जी। तो ये हमारी यहाँ पे ऑप्टो कपलर आईसी के साथ जोड़ी जाती है जो कि कंट्रोलिंग पिन होती है। और ऑप्टो कपलर आईसी जो होता है, जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से जो वोल्ट हमने फिक्स किए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 19 पॉइंट, ये देख सकते हैं 19.3 और सॉरी 19 वोल्ट और 3.4 एम्पेयर, यानी 3.5 के करीब ये हमने एम्पेयर को फिक्स किया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे ये रजिस्टर 2 लगाई जाती है उतने वोल्ट को फिक्स करने के लिए। तो कई बार यहाँ पे एक वेरिएबल भी लगाया जाता है, पर लेकिन यहाँ जब आपको फिक्स वोल्ट चाहिए होते हैं तब आप उन यहाँ पे रजिस्टर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको वोल्ट वेरी करने होते हैं कई कभी बार, तो यहाँ पे आप वेरिएबल भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो ऑप्टो कपलर आईसी है उसके लिए TL431 भी लगाई जाती है। तो ये TL431 और ये ऑप्टो कपलर और ये रजिस्टर लगा के इस ऑप्टो कपलर आईसी को कंट्रोल किया जाता है। जैसे ही कोई फीडबैक के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट कंट्रोलिंग पिन के ऊपर वोल्ट जाते हैं, जिससे ये कंट्रोलिंग वोल्ट एक्सेस करती है कि आउटपुट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जैसे उसको प्रॉब्लम एक्सेस होती है तो ये पूरा सेक्शन जो होता है, जो कि ड्रेन से वोल्ट हमारे पास आउट होते हैं, उसको ऑफ कर देती है। शटडाउन जो सिस्टम इंटरनल लगा हुआ है, तो वो पूरा सेक्शन को ऑफ कर देगा, जो कि डी पिन से वोल्ट पास आउट हो रहे हैं। जैसे डी पिन से वोल्ट पास आउट होना बंद हो जाते हैं तो ये हमारा जो एसएम ट्रांसफॉर्मर होता है ये ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे भी वोल्ट ऑफ हो जाते हैं। कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए ये एक्सेस रहता है ओवर वोल्ट का। जब भी ये दूसरी बार स्टार्ट करेगी ऐसी सॉफ्ट स्टार्ट, तो सेम वही कंडीशन रहेगी। इस कारण जब भी इस आईसी के अंदर जो इंडिकेशन लगाया जाता है, जैसे ओवरवोल्ट शॉर्ट सर्किट के माध्यम से, तो ये आईसी एक बार ऑन ऑफ होती है, तो आउटपुट के अंदर जो एक एलईडी लगाई जाती है जो कि इंडिकेशन के लिए होती है, जो कि आउटपुट को एक्सेस करती है कि मींस अब आउटपुट के अंदर वोल्ट आ चुके हैं। तो उसके लिए एक एलईडी लगाई जाती है, वो बार बार ऑन ऑफ होती है, मींस आउटपुट के अंदर आपकी कोई शॉर्टिंग है, जो कि बार बार आईसी को सिग्नल जा रहा है, ऑन हो रही है, लेकिन जैसे उसको शटडाउन का सिग्नल मिलता है तो वो ऑफ हो जाती है। तो ये ऑन ऑफ करती रहेगी, मींस आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग है, वो आप क्लियर कर दोगे तो ये रेगुलर फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था इस आईसी का फंक्शन, बिल्कुल सिंपल से फंक्शन है इस आईसी के। अब बात करें थोड़ा सा इसका, अगर किसी कारण कोई सेक्शन खराब हो जाए तो इसको चेक करने का मेथड क्या है। तो उसके लिए ये आपको 4 रजिस्टर तो ये चेक करनी पड़ेगी आपको। अगर मेन डीसी सप्लाई आ रही है, यहाँ पे डीसी सप्लाई आपको चेक करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे अगर डीसी सप्लाई आ रही है ब्रिज डायोड से, तो ये 4 रजिस्टर आप चेक करोगे, ये चारों रजिस्टर। और एक ये फ्रीक्वेंसी रजिस्टर आपको जरूर चेक करनी है, जो कि 11 किलो ओम की होती है। और उसके बाद ये जीनर डायोड भी आपको चेक करना पड़ेगा, और ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये दोनों आपको चेक करने पड़ेंगे। और उसके बाद ही ये पूरा आईसी क्लियर होगा कि इसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग क्या है। अगर ये इतने कंपोनेंट खराब होते हैं तो ये आईसी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी और ऑन ऑफ होती रहेगी। तो ये आप कुछ कंपोनेंट है जो आप चेक करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि सर्किट के अंदर किस तरह इसका जो डिजाइन बनाया जाता है। ये एक जो हमारी एसएमपीएस होती है, जो पावर सेक्शन होता है, उसके सर्किट बनेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से सेक्शन किस जगह लगाया गया है, किस तरह से पीसीबी डिजाइन किया है। तो पीसीबी के अंदर ये देख सकते हैं सोर्स की पिन को एक साथ जोड़कर ग्राउंड पिन के साथ जोड़ा गया। ये यहाँ पे ग्राउंड पिन है, यानी कैपेसिटी की नेगेटिव की पिन होती है जो उसके साथ जोड़ा गया। बाकी पिन को अलग अलग सेक्शन के साथ यूज में लिया गया। ये पिन नंबर यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारी आउटपुट की पिन है, यानी डी की पिन, और ये सोर्स की पिन थी। बाकी एनसी है, ये नो कनेक्शन। ये फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर यहाँ पे लगाया गया है। तो ये पूरा आईसी का जो एक पीसीबी डायग्राम होता है वो बनाया गया। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, थोड़े से कंपोनेंट लगे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह इसको ऑपरेटिंग के अंदर पीसीबी के अंदर लगा के ऑपरेट करवाया गया। और जो दूसरा हमारा सर्किट है यह ई सिप का। ई सिप के अंदर ये देख सकते हैं 7 पिन है, जिगजैग टाइप के अंदर लगी हुई है। तो ये यहाँ पे सोर्स की पिन, ये कंट्रोलिंग, ये वोल्टेज, ये जो एक्सटर्नल जो इसका करंट सिस्टम है उसके लिए, तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी के लिए, और ये ड्रेन पिन होते हैं। ड्रेन पिन को डायरेक्ट एसएम के साथ जोड़ा जाता है। तो ये भी एक बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। इसके अंदर भी अगर कोई किसी का फॉल्ट फाइंडिंग आ जाए तो आप इसके अंदर डायोड और रजिस्टर को जरूर चेक कीजिए। और अब बात आती है, अगर डायोड और रजिस्टर आपने चेक कर लिया पर लेकिन फिर भी ये पूरा सर्किट सही है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा, तो आईसी को किस तरह चेक करोगे। तो आईसी को चेक करने के लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ। तो हमें जाना होगा इंटरनल आईसी के अंदर, जो आईसी का बना होता है
तो इंटरनल हिस्सा ये रहा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसको चेक करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। तो इसको आपने अगर चेक करना है तो आपने जिस तरह हम एक मॉसफेट चेक करते हैं, मॉसफेट के अंदर गेट, ड्रेन और सोर्स को चेक करते हैं, तो इसके अंदर मॉसफेट को जब भी आप गेट की वैल्यू को नहीं काउंट करते, ड्रेन और सोर्स को चेक करते हैं। तो ड्रेन और सोर्स को चेक करने के लिए क्या होता है कि एक ड्रेन और सोर्स के अंदर एक डायोड लगाया जाता है जो कि एक साइड वैल्यू शो करता है। तो यानी जिस तरह हम डायोड चेक करते हैं उसी तरह से मॉसफेट के अंदर जो लगा सोर्स और ड्रेन पिन को आपने चेक करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये ड्रेन पिन है आपकी 6 नंबर और 7 नंबर सोर्स पिन है। तो इसके ऊपर आप मल्टीमीटर जो है आपका बीप की रेंज के अंदर सेट होना चाहिए। मल्टीमीटर जो है बीप की रेंज के अंदर सेट कीजिए आप, या सॉरी डायोड के अंदर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन बीप के अंदर भी आप सेट कर सकते हैं। तो जब भी इसको सेट करेंगे तो आपने एक पिन लगानी है, कोई भी एक पिन, रेड पिन यहाँ पे और ब्लैक यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू जो है आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो फिर आपने प्रोब को चेंज कर देना है। यहाँ पे रेड लगाई, यहाँ पे ब्लैक प्रोब, पिन नंबर 6 के ऊपर और पिन नंबर 7 के ऊपर रेड प्रोब लगाओगे आप। तो इस तरह करने के बाद यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर 500 के करीब रीडिंग शो हो जाएगी, यानी 500 के करीब यहाँ पे रीडिंग आएगी मल्टीमीटर के ऊपर। ठीक है जी। अगर इतनी रीडिंग आ गई तो ये आईसी सही है। अगर दोनों तरफ वैल्यू नहीं आ रही है या दोनों तरफ ही आ रही है तो भी आईसी खराब है। लेकिन अगर 150-200 वैल्यू आ रही है तो भी खराब है। मैक्सिमम जो मॉसफेट की वैल्यू होती है वो लगभग 450 से अबव होती है, यानी 470, 80, 90, 100, 500 के करीब, 510, 20 के करीब, तो इतनी वैल्यू होती है मॉसफेट की। तो ये आपको वैल्यू चेक करनी है। जब ये वैल्यू चेक हो जाए इस पिन के ऊपर तो आपने फिर 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12 ये चेक करनी है सभी। और जब ये 7 से लेके 8, 12 तक चेक करोगे, यहाँ पे बीप आनी चाहिए, बीप शो होनी चाहिए यहाँ पे। और ड्रेन के साथ जब चेक कर रहे हो तो हर एक की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह इस आईसी को चेक करते हैं। सेम मेथड यहाँ पे लागू होता है। तो ये डी की पिन और ये एस की पिन नंबर 5 और 7 को आप सेम इसी मेथड से चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आईसी खराब है या सही है। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर मैंने आपको इसकी आईसी की वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल, सर्किट के अंदर किस तरह लगाया जाता है, उसकी अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से है और वाटर कैपेसिटी कौन कौन सी है, उसके बारे में डिस्कस की है। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए और उस आईसी का पूरा नाम लिखिए, कौन सी आईसी यानी कितने पिन की वो आईसी है। ठीक है जी। और अपना नाम लिखिए और वो कितनी पिन की आईसी है और अपना नाम लिख के मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो जैसे जैसे कमेंट आते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो बनाते जाएंगे हम। काफ़ी कमेंट और भी पेंडिंग में पड़े हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर भी वीडियो धीरे धीरे बनती जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक था, इसके अंदर मैंने जो सीरीज आपको करवाई है टोटल, तो ये थी हमारी 64 टॉप 264 से लेकर 271 तक। इसके अंदर मैंने वीजी मॉडल और ईजी मॉडल ये दोनों आ गए हैं। तो दोनों की सेम वर्किंग थी, सेम टेस्टिंग थी, सेम पिन डिटेल थी। ठीक है जी। तो सिर्फ इसके अंदर मॉडल का फर्क है, एक हमारे पास ई डिप है और एक जो हमारे पास आई थी ई सिप। तो ये दोनों का सेम सर्किट है और सेम पिन डिटेल है। ठीक है जी। और इसके बारे में और तो कोई डिस्कस करने के लिए रहा नहीं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसके अंदर आईसी हमने सिप और डिप आईसी करी है, जो कि ई मॉडल और वी मॉडल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। नए टॉपिक के अंदर फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद जी।